तो देखो बच्चों, आज हम एक नया यूनिट स्टार्ट करेंगे और ये है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके, तो देखो बच्चों, पी ब्लॉक एलिमेंट्स मींस एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन ऑर्बिटल्स ऑफ आउटर मोस्ट पी सबसेल। बात समझ गए ना, कि ऐसे एलिमेंट जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है वो आउटर मोस्ट का जो पी सबसेल होता है उसके ऑर्बिटल्स में एंटर करते हैं, तो वो कहलाते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। इनका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो है NS2 NP126। समझ गए ना, मतलब इनमें आउटर मोस्ट में S कंप्लीट है और जो P है उसमें 1 से लेके 6 तक इलेक्ट्रॉन एंटर्स होंगे। और यही रीजन है कि जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनको 6 ग्रुप्स में बांटा गया है, जो कि बोरॉन ग्रुप, कार्बन ग्रुप, नाइट्रोजन ग्रुप, ऑक्सीजन, हैलोजन और जीरो ग्रुप में डिवाइड किया गया है। इनमें से मैंने जो है नाइट्रोजन से लेके और जीरो ग्रुप का जो डिस्कशन है वो ऑलरेडी कर चुका हूँ, क्योंकि वो 12th से रिलेटेड था। अब जो मैटर हम पी ब्लॉक में डिस्कस करेंगे वो 11th का मैटर है। ओके, तो इस तरह से ये है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो यहाँ पर एक एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे B5 है तो आप देख रहे हैं 1s2 2s2 2p1। और इसी तरह से अगर हम चलते रहें, कार्बन ग्रुप है, ठीक है, वो इसके बाद नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन और नियॉन तक पहुंचेंगे, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि पी क्या हो गया 6। तो कुल मिला के पी ब्लॉक एलिमेंट्स में 6 ग्रुप्स आते हैं। उनमें से पहला ग्रुप हम यहाँ डिस्कस करेंगे और ये है बोरॉन ग्रुप। तो देखो बच्चों, जो बोरॉन ग्रुप है इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS2 NP1। मींस इनमें आउटर मोस्ट में केवल 3 इलेक्ट्रॉन है और इसीलिए बोरॉन ग्रुप थर्ड ग्रुप में भी आता है या उसे बोला जाता है। कुल जो एलिमेंट्स हैं वो इस तरह से हैं। पहला है बोरॉन B5, हीलियम 2s2 2p1। फिर दूसरा है एल्यूमिनियम, नियॉन 10 तक 3s2 3p1। फिर 18 ऐड कर दो, गैलियम 18 तक, आर्गन 310 28 और 4s2 30 और एक ये हो गया 31 31 तक। फिर इंडियम फिर 18 ऐड कर दे तो क्रिप्टॉन 36 36 और 4d10 तो ये हो गया 46। और फिर इस तरह से आपके पास 3 और बचे तो 5s2 5p1। फिर है टेल्यूरियम 81 32 ऐड करने से मिलेगा तो 54 तक जिनॉन हो गया। फिर इस तरह से ये है 4f14 5d10 6s2 6p1। कुल मिला के ये एलिमेंट्स आते हैं बोरॉन ग्रुप्स में। इन सब में आप देख रहे हैं कि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है NS2 NP1। अब प्रॉपर्टीज की बात करें तो बोरॉन ग्रुप जो है इज द मोस्ट हेट्रोजीनियस ग्रुप। ऐसा इसलिए बोला गया बच्चों क्योंकि यहाँ के जो इस ग्रुप में जो एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज में काफी हेट्रोजेनिटी मिलती है, मतलब एक रेगुलर ट्रेंड नहीं मिलता। यही लिखा है कि एज देयर इज नो रेगुलर ट्रेंड इन ऑल प्रॉपर्टीज। ऐसा इसलिए है क्योंकि इट इज ड्यू टू लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी ऑर्बिटल्स। क्योंकि ये जो ग्रुप है ना बच्चों, आप देखोगे ये बिल्कुल जस्ट डी ब्लॉक के बाद आता है, पहला ही ग्रुप है। तो वहां पर जो डी ब्लॉक है वहां पर लैंथेनॉइड्स हैं, उनमें लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है, मींस पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ जो पी ऑर्बिटल्स हैं, सॉरी एफ ऑर्बिटल्स हैं या डी ऑर्बिटल्स हैं। ऐसे में न्यूक्लियर अट्रैक्शन आउटर मोस्ट पर एकदम बढ़ जाता है। तो जिस ऑर्डर से एटॉमिक नंबर बढ़ेगा उस हिसाब से इनका साइज नहीं बढ़ता, बल्कि न्यूक्लियर अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और यही ग्रुप है कि बोरॉन ग्रुप की जो प्रॉपर्टी हैं उनमें काफ़ी हेट्रोजिनिटी दिखती है। तो इसका रीज़न वही है कि ये एलिमेंट जस्ट डी ब्लॉक या एफ ब्लॉक के बाद आ गए हैं, जिन पर उन लैंथेनॉइड एक्टिनॉइड्स उनका कॉन्ट्रैक्शन, इसके अलावा डी ऑर्बिटल का पुअर शील्डिंग इफेक्ट, ये सब इफेक्टेड कर देते हैं। ओके, तो अभी हम आगे देखते हैं कि क्या हेट्रोजिनिटी दिखती है। अब नेचर की बात करें तो जो बोरॉन है वो एक नॉन मेटल है। बाकी एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम ये सब टिपिकल मेटल्स हैं और इनका मेटालिक नेचर ग्रुप में नीचे की तरफ बढ़ता जाता है। फिर आते हैं एटॉमिक रेडियस। तो देखो बच्चों, एटॉमिक रेडियस में इस तरह से एक डेविएशन दिख रहा है कि बोरॉन से बड़ा एल्यूमिनियम
और एल्यूमिनियम से बड़ा होना था गैलियम, लेकिन आप देख रहे हैं गैलियम की साइज एल्यूमिनियम से छोटी है। ठीक इसी तरह से इंडियम और थैलियम में देखो कोई मेजरेबल चेंज नहीं आया साइज का। तो यहाँ पर जो रीजन है, ये वाला रीजन, ये तो है ड्यू टू पुअर शील्डिंग, ठीक है, इफेक्ट ऑफ डी ऑर्बिटल्स। ये इसका रीजन है कि यहाँ पर जो डी ऑर्बिटल्स हैं उनका एक पुअर शील्डिंग इफेक्ट है। इसके कारण न्यूक्लियर अट्रैक्शन एकदम से गैलियम में ज़्यादा बढ़ जाता है और वो साइज डिक्रीज हो जाती है। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि साइज सिमिलर है, तो यहाँ इसका रीजन है ड्यू टू लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन में साइज एकदम डिक्रीज होती है और वो इफेक्ट यहाँ नीचे दिखाई देता है कि इंडियम के बाद थैलियम में 4f ऑर्बिटल्स आ जाते हैं और उनका बहुत ही पुअर शील्डिंग इफेक्ट है। तो इतना ज़्यादा न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ता है कि 32 एटॉमिक नंबर बढ़ा, लेकिन साइज में कोई मेजरेबल चेंज नहीं आया। तो एक्चुअल ऑर्डर अगर एटॉमिक रेडियाई का पूछ ले तो वही है बोरोन, फिर गैलियम, एल्यूमिनियम, इंडियम और थैलियम। यही लिखा है डेविएशन इन radii is due to poor shielding effect of n-1 d orbitals electron, so nuclear attraction increases over to outermost orbital। समझ गए ना कि बहुत ही पुअर शील्डिंग इफेक्ट है डी ऑर्बिटल का, और ऐसे में जो डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियर अट्रैक्शन को शील्ड नहीं कर पाते और एकदम से न्यूक्लियर अट्रैक्शन आउटर मोस्ट पर बढ़ जाने से साइज कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, छोटी हो जाती है। और इसी के कारण एल्यूमिनियम और गैलियम में ये एक्सेप्शन दिखता है। फिर आते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो देखो बच्चों यहाँ पर भी वही फैक्ट दिख रहा है कि बोरॉन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है क्योंकि सबसे छोटा है। फिर इनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आप देख रहे हैं लगातार उल्टा बढ़ती गई है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि जितना एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, जिस हिसाब से एटॉमिक साइज बढ़नी थी उतनी बढ़ी नहीं। तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन एकदम से इतना ज़्यादा बढ़ जाता है आउटर मोस्ट शेल में कि अगर हम एल्यूमिनियम से थैलियम तक चलें तो आप देख रहे हैं कि लगातार इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ रही है। 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 तक पहुंच गई। मतलब ग्रुप में नीचे की तरफ जहां एटॉमिक साइज डिक्रीज होनी थी उसमें ज़्यादा मेजरेबल चेंज आया नहीं, जहां न्यूक्लियर अट्रैक्शन डिक्रीज होना था उल्टा बढ़ गया। ये सारा इफेक्ट है पुअर शील्डिंग इफेक्ट और लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का। तो एक्चुअल ऑर्डर हम ये लिखेंगे बोरॉन, थैलियम, इंडियम, गैलियम और एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम सबसे कम इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, इसलिए सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव ही यही एलिमेंट है, सबसे ज़्यादा मेटालिक नेचर भी इसी में मिलता है। बात क्लियर है। फिर हम आ जाते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी ऑर्बिटल एंड लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। जो एक्चुअल ऑर्डर है, ठीक है, कि एक्चुअल ऑर्डर ऑफ IE इन बोरॉन ग्रुप एलिमेंट्स आर फॉलोइंग। समझ गए ना कि इस तरह से एक ऑर्डर दिखाई दिखता है आपको ये कि सबसे ज्यादा बोरॉन का, फिर है थैलियम का, फिर है गैलियम, फिर एल्यूमिनियम और इंडियम। हमें न्यूमेरिकल वैल्यू याद नहीं रखनी, केवल इस ऑर्डर को ही अच्छी तरह से याद कर लेना, समझ गए ना। फिर हम आते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो देखो बच्चों पी ब्लॉक में वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट मिलती है। मतलब हम ये कहें कि जो बोरोन ग्रुप, ठीक है, एलिमेंट्स शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। इनमें एक वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट मिलती है, मतलब एक तो +3 और एक +1। +3 तो सभी एलिमेंट शो करते हैं और यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन दिखेगा वो sp2 है, क्योंकि इनके पास 2 s में और एक p में इलेक्ट्रॉन है, ये तीनों यूज कर सकते हैं। ऊपर से नीचे चलें तो कुछ एलिमेंट में +1 स्टेबल होती है और जितने नीचे चलते जाएंगे उतनी ही स्टेबल हो जाती है। तो लास्ट 3 एलिमेंट्स आर शो ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। कि ये 3 लास्ट के एलिमेंट जैसे गैलियम, इंडियम और थैलियम, ये तीनों में ये मिलती है। गैलियम का एक कंपाउंड होता है GaCl4, तो इसमें यहाँ पर एक गैलियम प्लस में, इंडियम आयोडाइड, थैलियम आयोडाइड। तो इस तरह से इनके कंपाउंड्स इनकी 1 स्टेट में मिलते हैं।
इंडियम प्लस जो है एक रिड्यूसर नेचर का होता है, मतलब ये अगर +1 में है तो इजीली +3 में जो है बदल जाता है, मीन्स In+3 मोर स्टेबल देन In+। लेकिन अगर हम गैलियम इसकी बात करें थैलियम की, तो थैलियम एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर है 3+ आयन, क्योंकि ये अपने आप को तुरंत 3+ से 1+ में चेंज कर लेता है। ये इसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से ही पता चलता है कि इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल TL 3+ से TL1 का है, या TL का भी देखें तो वो पॉजिटिव। तो ये तुरंत अपनी स्टेट को इस तरह से, इसका रीजन यही है इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट मीन्स इनर्टनेस ऑफ NS इलेक्ट्रॉन, ठीक है, फ्रॉम अप टू डाउन इन ग्रुप इन P, ठीक है, P ब्लॉक एलिमेंट्स। अगर आप P ब्लॉक एलिमेंट्स में जाएं तो ऊपर से नीचे जाने पर आप देखोगे कि जो NS इलेक्ट्रॉन है वो इनर्ट होने लगते हैं। इट इज ड्यू टू इनर्ट पे, ठीक है, इट इज ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ n-1 d ऑर्बिटल्स एंड लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो ऐसा होने से क्या होगा बच्चों कि न्यूक्लियर अट्रैक्शन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और ऐसे में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में अट्रैक्शन बढ़ने से वो NS इलेक्ट्रॉन जो है इनर्ट हो जाते हैं, एक्साइटेड नहीं। तो बोरॉन ग्रुप में ये सबसे ज़्यादा दिख रहा है, और इस तरह से थैलियम +1 स्टेट में ही ज़्यादा स्टेबल है देन +3। बाकी मेंबर +3 स्टेट में मिलते हैं, अगर उन्हें +1 आ भी जाती है तो वो +3 में चेंज हो जाएगी, मीन्स +3 मोर स्टेबल देन +1। बट इनमें अगर हम ये कहें कि थैलियम +3 से ज़्यादा स्टेबल है थैलियम 1+। क्यों? क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल है पॉजिटिव है, मीन्स ये अपने आप 3+ से 1+ में चेंज हो जाता है। तो इसका रीजन याद रखना है इनर्ट पेयर इफेक्ट। बात क्लियर है यहाँ तक? फिर एक होती है कोवैलेंसी। तो देखो बच्चों, कोवैलेंसी मीन्स टोटल नंबर ऑफ कोवैलेंट एंड कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्म्ड बाय एटम इन मॉलिक्यूल। कि ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये अपने वैलेंसी सेल में कोवैलेंट बॉन्ड के साथ साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स भी बना सकते हैं, और इसलिए इनकी जो कोवैलेंसी है वो 4 या 6 मिलती है। अब आता है कि बोरॉन केवल केवल 4 कोवैलेंसी ही जो करता है शो। रीजन ये है कि इसमें केवल एक p ऑर्बिटल ही वेकेंट बचती है अगर इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन होगा तो, और वही d जो p ऑर्बिटल है इलेक्ट्रॉन लोन पेयर एक्सेप्ट करके, और इस तरह से बोरॉन टेट्राफ्लोराइड या बोरॉन का हाइड्रोक्साइड बनता है। इसमें d ऑर्बिटल ना होने से और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड नहीं हो सकते। बाकी मेंबर्स में क्या है बच्चों, वेकेंट d ऑर्बिटल्स होते हैं, जिसके कारण ये अपने NS इलेक्ट्रॉन को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा वेकेंट d ऑर्बिटल्स का यूज़ कर सकते हैं, और टोटल मिला के ये 6 तक कोवैलेंसी शो कर देते हैं। जैसे एल्यूमिनियम का क्रायोलाइट होता है Na3Alf6 3-, या अगर हम AlCl3 को वाटर में रख दें तो AlH2O6 3+, ठीक है, इन एक्वस मीडियम में। तो इस तरह से ये अपनी कोवैलेंसी 6 तक बढ़ा सकते हैं, बोरॉन नहीं बढ़ा सकता वेकेंट d ऑर्बिटल ना होने के कारण। बात क्लियर है? फिर हम आ जाते हैं कि केमिकल रिएक्टिविटी में। तो ध्यान रखें कि ये जो एलिमेंट्स हैं केमिकली लेस रिएक्टिव हैं, मीन्स एक नॉर्मल टेम्परेचर में एयर से ज़्यादा इफेक्टेड नहीं होते, लेकिन अगर हाई टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन ले ली जाए तो ये फिर एयर से रिएक्शन करते हैं, मतलब ऑक्साइड बना लेते हैं, नाइट्राइड बनाते हैं। अगर हम ऑक्साइड की बात करें तो सभी जो है E2O3 टाइप का ऑक्साइड बनाते हैं, सभी के सभी नाइट्रोजन के साथ En टाइप का नाइट्राइड बनाते हैं, और इस तरह से जहाँ E जो है बोरॉन से लेके थैलियम, मतलब एक नॉर्मल टेम्परेचर पर लेस रिएक्टिव है, लेकिन हाई टेम्परेचर और प्रेशर में ये एयर के साथ रिएक्शन करके ऑक्साइड या नाइट्राइड बनाते हैं, और ये सभी करते हैं साथ। और अगर हम इनके ऑक्साइड की बात करें तो बोरॉन ऑक्साइड से लेके थैलियम ऑक्साइड तक लगातार जो है बच्चों इनका जो है बेसिक नेचर बढ़ता है। B2O3 एसिडिक नेचर होता है, Al2O3 Ga2O3 एम्फोटेरिक होता है, बाकी ये दो लास्ट के मेंबर कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं। तो इस तरह से इनमें तीनों प्रकार की प्रॉपर्टीज दिखाई दे रही हैं, एसिडिक, एम्फोटेरिक और बेसिक। ओके, और इसी तरह से अगर हम इनको हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में भी लिखें तो BOH का होल थ्राइस, AlOH का होल थ्राइस,
GaOH का होल थ्राइस, InOH का होल थ्राइस, TlOH का होल थ्राइस। तो इनकी भी बेसिसिटी इसी ऑर्डर में चलती है। मतलब है कि BOH होल थ्राइस एसिडिक होता है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एम्फोटेरिक होता है, गैलियम हाइड्रोक्साइड एम्फोटेरिक होता है। बाकी इंडियम और थैलियम के जो हाइड्रोक्साइड्स हैं वो सब बेसिक होते हैं। तो इनके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड लगभग एक सा नेचर शो करते हैं, ये ध्यान रखें। B2O3 को बोरिक एनहाइड्राइड भी बोलते हैं और ये बोरिक एसिड का एनहाइड्राइड होता है। बात क्लियर है कि बोरिक एसिड का एनहाइड्राइड होता है क्या, B2O3। बोरिक एसिड होता है H3BO3। तो इस तरह से ये हो गया ऑक्साइड्स के बारे में। फिर हम आ जाते हैं रिएक्टिविटी टूवर्ड्स एसिड्स। तो ये डाइल्यूट एसिड्स जैसे कि HCl, H2SO4, HNO3 से रिएक्ट कर जाते हैं और इनमें जो है हाइड्रोजन लिबरेट होती है। बोरोन जो है यहाँ पर एल्यूमिनियम ने तो हाइड्रोजन लिबरेट कर दिया HCl के साथ, है ना। बोरोन H2SO4 के साथ बोरिक एसिड बनाता है और SO2 लिबरेट कर देता है, मींस H2SO4 को रिड्यूस कर देता है। यहाँ पर H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग मतलब एक ऑक्सीडाइजर की तरह वर्क कर रहा है। गैलियम और एल्यूमिनियम शो बेसिसिटी विद कंसंट्रेट HNO3 ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ प्रोटेक्टिव थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड ऑन द सरफेस। इनमें जो गैलियम और एल्यूमिनियम है, समझिए ना, ये नाइट्रिक एसिड में कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड में रखने पर टोटली इनर्ट हो जाते हैं। इसको बोलते हैं बेसिविटी। इसका रीज़न होता है इनकी सरफेस पर एक ऑक्साइड की थिन फिल्म बनना जो इनर्ट होती है और वो आगे जो है किसी एयर से या किसी भी ऑक्सीडाइजर से रिएक्शन होने से रोक देती है। बाकी मेंबर इस तरह से रिएक्शन करते हैं। ठीक इसी तरह से एल्कली की बात करें तो ये सभी एल्कली में बोरोन को छोड़कर बाकी सभी जो है बेस में डिसॉल्व होते हैं और मेटा ऑक्साइड बनाते हैं एक प्रकार का। जैसे एल्यूमिनियम को NaOH में रखा जाए तो पहले वाटर सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनता है जो बाद में इस तरह का एक कॉम्प्लेक्स में चेंज होता है NaAlO2, सोडियम मेटा, ठीक है, मेटा एल्यूमिनेट और हाइड्रोजन लिबरेट हो जाते हैं। गैलियम को NaOH में रखा जाए तो ये भी इसी तरह का मेटा एल्यूमिनेट या गैलेनेट बनाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड के एक्सिस में क्या बनता है कॉम्प्लेक्स, तो NaAlOH ये कॉम्प्लेक्स बनता है। इसका मतलब यहाँ पर इनके अगर हम देखें तो ये मेटल एक अच्छा मेटालिक नेचर शो कर रहे हैं, मींस एसिड या बेस के साथ हाइड्रोजन लिबरेट। फिर आते हैं रिएक्टिविटी टूवर्ड हैलोजन। तो देखो बच्चों, ये एलिमेंट हैलोजन के साथ EX3 टाइप का ट्राई हैलाइड बनाते हैं और ये जो ट्राई हैलाइड्स हैं अपने आप में डिस्क्रीट मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और एक अच्छा लुईस एसिड की तरह वर्क करते हैं क्योंकि इनमें इनकम्प्लीट d ऑर्बिटल होती है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होते हैं। बात समझ गए ना कि जो ट्राई हैलाइड हैं वो एग्जिस्ट करते हैं डिस्क्रीट मॉलिक्यूलर फॉर्म में, अच्छे लुईस एसिड हैं क्योंकि इनका ऑक्टेट 2 इलेक्ट्रॉन से इनकम्प्लीट है। जैसे BF3 को फ्लोराइड आयन के साथ रखें तो BF4 1 माइनस बनेगा। ठीक है, अगर हम बोरॉन के हैलाइड्स की बात करें तो एक प्रॉपर्टी होती है बैक बॉन्डिंग। तो बोरॉन के हैलाइड की जो है, बोरॉन की ऑर्बिटल खाली और हैलोजन के पास लोन पेयर है, तो ये अपने उस लोन पेयर के थ्रू, ठीक है, फ्लोराइड का लोन पेयर लेके और बोरॉन अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है और इसे बोलते हैं क्या, बैक बॉन्डिंग। समझ गए बच्चों, या हम ये कहें कि पी पाई बॉन्डिंग। तो इस तरह से इनमें पी पाई बॉन्डिंग हो जाती है और ये पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा किस में मिलेगी, फ्लोराइड में। ऐसा इसलिए क्यों, क्योंकि ये भी 2p ऑर्बिटल है और ये भी क्या है, 2p ऑर्बिटल। तो यहाँ पर 2p पाई बॉन्डिंग हो जाएगी और ऐसा तीनों फ्लोरीन के साथ हो जाने से जो है बोरॉन अपनी डिस्क्रीट मॉलिक्यूलर स्टेट में ही क्या कर लेता है, ऑक्टेट कंप्लीट करके रखता है और इसी के कारण इसमें लोन पेयर लेने की टेंडेंसी काफ़ी कम होती है। तो बोरॉन के अगर हैलाइड्स में एसिडिटी का ऑर्डर पूछे तो BF3 से Bi3 तक बढ़ेगा बैक बॉन्डिंग। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे हम हैलोजन बड़ा होने लगेगा
बैक बॉन्डिंग होने की पॉसिबिलिटी क्या होगी बच्चों, कम। तो इट इज ड्यू टू बैक बॉन्डिंग बट इट इज डिक्रीजेस विद इंक्रीज द साइज ऑफ हैलोजन। मतलब बैक बॉन्डिंग का ऑर्डर आपसे पूछा जाए तो सबसे ज्यादा BF3 में और सबसे कम BI3 में, जहां बैक बॉन्डिंग कम। और अगर आपको एसिडिटी देखनी है तो एसिडिटी जो है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी बच्चों, तो यहाँ पर जो है एसिडिटी अगर हमें तो 1/, ठीक है, बैक बॉन्डिंग। जैसे जैसे बैक बॉन्डिंग कम होती जाएगी एसिडिटी इनकी बढ़ती जाएगी, क्योंकि ऑक्टेट इनकम्प्लीट ही रहेगा। और यही रीजन है कि BF3 से BI3 तक लगातार इनकी एसिडिटी बढ़ रही है, क्योंकि बैक बॉन्डिंग डिक्रीज हो रही है। और एसिडिटी बैक बॉन्डिंग की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जहाँ कम बैक बॉन्डिंग वहाँ एसिडिटी ज़्यादा। बैक बॉन्डिंग मैंने आपको बताई थी। क्लोरीन की 2p ऑर्बिटल और बोरोन की 2p ऑर्बिटल, इनमें क्लोरीन का लोन पेयर सीधा सीधा बोरोन की वीकेंड p ऑर्बिटल में चला जाता है, और इस कारण से ये ऑक्टेट कंप्लीट कर देता है। और ये बॉन्डिंग तीनों फ्लोराइड के साथ चलती है, ठीक है। तो एक याद रखना। अगर आपसे एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम में इस तरह की बैक बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी नहीं होती, इसीलिए एसिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हैलाइड। तो यहाँ देख रहे हैं आप कि हैलाइड सबसे बड़ा, मतलब सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है फ्लोरीन, और यही रीजन की AlF3 एक अच्छा स्ट्रॉन्ग क्या होगा एसिड। फिर AlCl3, ArBr3, Ai, लेकिन बोरॉन में इसका उल्टा है। रीज़न ये होता है कि ये एल्यूमिनियम में इलेक्ट्रॉन लोन पेयर रखने की कंप्लीट पोजीशन है, और दूसरा है इनमें बैक बॉन्डिंग नहीं होती, और इसीलिए सबसे फास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग नेचर फ्लोरीन में होने के कारण एल्यूमिनियम में आ जाता है, क्योंकि फ्लोरीन ऐसे ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एल्यूमिनियम में कम करके रखता है। तो एलो और फिर नेक्स्ट आता है कि एल्यूमिनियम जो हैलाइड्स हैं यार कोवैलेंट इन वेपर फेज बट आयनिक इन एक्वस मीडियम। हाँ, ये क्वेश्चन होता है कि एल्यूमिनियम, देखो बोरॉन के सारे हैलाइड्स जो है, मतलब यहाँ ध्यान रखना है कि बोरोन हैलाइड्स और कोवैलेंट इन, ठीक है, वेपर फेज और एक्वस फेज। लेकिन एल्यूमिनियम के जो हैलाइड्स हैं वो कोवैलेंट है वेपर फेज में, बट आयनिक है एक्वस मीडियम में। बिकॉज आयनिक मीडियम में जैसे ही रखा जाता है तो इनमें हाइड्रेशन एनर्जी इतनी रिलीज होती है एल्यूमिनियम 3+ में या इसके बाद वाले में, कि वो एल्यूमिनियम और क्लोराइड के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए सफिशिएंट हो जाता है, और इसे में एल्यूमिनियम 3+ आयन बन जाता है जो हाइड्रेटेड होता है। तो यहाँ पर एल्यूमिनियम 3+ आयन केवल एक्वस मीडियम में ही एग्जिस्ट करेगा, जबकि इनकी सॉलिड स्टेट में अगर हैलाइड्स लिए जाएं या लिक्विड स्टेट में तो वहाँ पर ये कोवैलेंट नेचर में ही रहेगा एल्यूमिनियम हैलाइड्स। बोरॉन के तो ऑलरेडी दोनों ही मीडियम में क्या है बच्चों, कोवैलेंट नेचर के होते हैं। यही लिखा है कि एल्यूमिनियम हैलाइड्स आर कोवैलेंट इन वेपर फेज बट आयनिक इन एक्वस मीडियम बिकॉज हाइड्रेशन एनर्जी कंपनसेट बॉन्ड एनर्जी ऑफ AlS। बात क्लियर है। तो एक तो क्वेश्चन यही आता है कि एल्यूमिनियम का वाटर के साथ क्या कॉम्प्लेक्स बनता है और उसका स्ट्रक्चर क्या है। तो ये बनता है AlH2 का होल 6 और इसमें हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3b2। जबकि बोरॉन का हैलाइड इस तरह का कोई कॉम्प्लेक्स नहीं बनाता, केवल BF4 1- बनता है जो स्टेबल है। डाइमेरिक फॉर्म में एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम इस तरह से अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक एल्यूमिनियम क्लोराइड का क्लोरीन दूसरे एल्यूमिनियम को अपना लोन पेयर प्रोवाइड करा देता है इस तरह से, और दो एल्यूमिनियम क्लोराइड के मॉलिक्यूल एक दूसरे का ऑक्टेट कंप्लीट करके डाइमर में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसमें जो Cl-AlCl एंगल है 118 डिग्री का है। फिर ये जो ब्रिज हाइड्रोजन है इनको बोलेंगे हम क्या बच्चों, ब्रिज हाइड्रोजन। तो ये ब्रिज हाइड्रोजन जो है दो एल्यूमिनियम एटम्स को बॉन्डेड करके रखते हैं। ये है डाइमेरिक फॉर्म ऑफ एल्यूमिनियम। यहाँ तो बात क्लियर है। फिर हम आ जाते हैं, इसके बाद है इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ बोरॉन। तो देखो बच्चों यहाँ पर एक तो बोरोएक्स, एक आएगा बोरिक एसिड और एक है ठीक है बोरेन, जो बोरॉन का हाइड्राइड्स है। तो फर्स्ट आता है बोरेक्स जिसका फॉर्मूला है Na2B4O7 × 10H2। इसका जो कॉम्पोजिशन एक्चुअल में दिखता है, जो इसका स्ट्रक्चरली कॉम्पोजिशन, वो तो Na2B4O5OH का होल 4 × 8H2O, वो इस तरह का स्ट्रक्चर बना के रखता है। तो देखो 4 बोरॉन है तो ये हो गए
5 ऑक्सीजन है, तो इन बोरॉन के बीच में ब्रिज की तरह इस तरह से 5 ऑक्सीजन है। एक ऑक्सीजन देखो यहाँ पर, अगर मैं इसको रेड से शो कर दूँ तो एक ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा ऑक्सीजन, चौथा ऑक्सीजन, पांचवा, ये 5 ऑक्सीजन इस तरह ब्रिज की तरह है। जहां पर बोरॉन के साथ 3 ऑक्सीजन और एक OH बॉन्ड जुड़ा है, तो यहाँ OH अपना लोन पेयर के बोरॉन से जुड़ता है, और यहाँ पर बोरॉन माइनस है, और यहाँ 4 बॉन्ड्स दिख रहे हैं एक बोरॉन के साथ, इसलिए यहाँ पर sp3 हाइब्रिड स्टेट होगी। जबकि अब ये ब्रिज वाला देखो, यहाँ पर जो हाइड बोरॉन है, यहाँ पर केवल 3 बॉन्ड दिख रहे हैं, इसका मतलब है यहाँ पर इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है 2 बोरॉन एटम्स का, और यहाँ पर होती है sp2 हाइब्रिड स्टेट। तो इस तरह से 2 टाइप्स की हाइब्रिड स्टेट्स कितनी हैं बोरॉन की, sp3 और sp2। जहाँ ये 4 बॉन्ड बना रहा होगा वहाँ sp3 लिख देना है, जहाँ 3 बॉन्ड बना रहा है वहाँ पर sp2। तो कुल मिला के ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ बोरॉन है +3, n फैक्टर 2 होगा, ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ एक माइनस है और एक यहाँ। इस तरह से एक अगर सॉल्ट के फॉर्म में देखें तो इसमें 2 माइनस चार्ज आएगा, तो ये होगा n फैक्टर। BOB बॉन्ड 5 है, एक देखो 1 2 3 4 5, ओके, और BO बॉन्ड 14 है, मतलब 2 बोरॉन के हो गए 6, ये हो गए, ठीक है, मतलब 4 4 8। ये बोरॉन जो है आप देख रहे हैं 4 BO बॉन्ड बना रहा है, तो 8 तो ये हो गए, और 3 BO बॉन्ड इनमें बन रहे हैं जहाँ ऑक्टेट, कुल मिला के 14 होंगे। ऑक्सीजन ब्रिज एटम 5 है। इस तरह ये है इसका स्ट्रक्चर के बारे में बोरेक्स का। इसमें काफी क्वेश्चन आते रहते हैं, कितने sp3 हाइब्रिड बोरॉन है, कितने का कोऑर्डिनेशन या जो है कोवैलेंसी 4 है, कितने की कोवैलेंसी 3 है। तो इन 2 बोरॉन की कोवैलेंसी आप देख रहे हैं 3 दिख रही है, जबकि ये 2 बोरॉन की 4 है। अब आता है हीट इफेक्ट। तो अगर हम बोरेक्स को हीट करते हैं, ठीक है, तो बोरेक्स पहले वाटर रिमूव करके और एक तरह से एनहाइड्राइड जो बनाता है, और अगर इसको हीट कर दिया जाए तो ये एक प्रकार के ग्लासी बीड में कन्वर्ट हो जाता है, कांच जैसा, पिघले हुए कांच जैसा लिक्विड बनता है, जिनमें NaBO2, ये है सोडियम मेटाबोरेट, सोडियम मेटाबोरेट, और ये जो है इसको बोलते हैं बोरिक एनहाइड्राइड, ठीक है। ये एक ग्लासी बीड बनता है कांच जैसा। अब इसकी ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर इस बीड में कोई डी ब्लॉक के एलिमेंट, जिनमें कलर मिलता है, डी ब्लॉक के एलिमेंट को मिला दिया जाए तो ये बीड कलर्ड हो जाता है, और ये कलर पर्टिकुलर उस डी ब्लॉक के एलिमेंट के नेचर पर डिपेंड करता है, और इस बेस पर डी ब्लॉक के एलिमेंट्स मींस बेसिक रेडिकल्स का आइडेंटिफिकेशन किया जाता है। इसको बोलते हैं ड्राई, ठीक है, टेस्ट ऑफ बेसिक रेडिकल, बोरेक्स बीड टेस्ट बोलते हैं इसको, ठीक है। जैसे अगर हम सोडियम मेटाबोरेट, ठीक है, यहाँ पर N यहाँ पर आएगा B2O3 को, इसी तरह से यहाँ पर B2O3 और यहाँ पर B2O3। तो देख रहे हैं आप, क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ पहले CuSO4 लिया जाता है, जो डिकम्पोज होता है CuO प्लस SO2 प्लस हाफ CuO और B2O3 मिलकर क्यूप्रिक मेटाबोरेट बनता है, जो ब्लू कलर का बीड होता है। ऐसे कॉपर ऑक्साइड के साथ इसका जो बोरेट बनता है वो ब्लू बीड होता है। टाइटेनियम ऑक्साइड के साथ येलो बीड बनता है। निकल के साथ ब्राउन कलर का बीड बनता है। तो इस तरह से हर एक डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के साथ इनका अपना एक फिक्स बीड बनता है, और वो एक कैरेक्टरिस्टिक्स कलर रखता है, और इसी बेस पर इन डी ब्लॉक के कैटाइंस का आइडेंटिफिकेशन किया जा सकता है। इसी को बोलते हैं ड्राई टेस्ट ऑफ बेसिक रेडिकल। और अगर आगे देखें तो बोरेक्स को अगर हम वाटर में रख दें तो NaOH और बोरिक एसिड बनेगा। तो इस तरह से 4 मोल बोरिक एसिड और 2 मोल NaOH बना। तो NaOH कंप्लीट न्यूट्रल होने के बाद बोरिक एसिड बच जाएगा, और उसका एक सॉल्ट बना होता है सोडियम बोरेट, और इसलिए पूरा मिक्सचर जो बोरेक्स का वाटर एक्वा सॉल्यूशन है, एक बफर सॉल्यूशन की तरह वर्क करता है, और वो भी कैसा, एसिडिक बफर की तरह। बात क्लियर है? क्योंकि यहाँ 4 मोल एसिड और 2 मोल NaOH है, तो हम जानते हैं कि अगर वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस में एसिड ज़्यादा हो तो वो एक एसिडिक बफर बन जाता है। ये है बोरेक्स बीट टेस्ट। फिर नेक्स्ट मेंबर होता है ऑर्थोबोरिक एसिड।
ठीक है बच्चों। तो जो बोरैक्स होता है उसको H2SO4 और वाटर में रखा जाए तो बनता है बोरिक एसिड। 4 मोल बोरॉन था, 4 मोल बोरिक एसिड, इस तरह से हाइड्रोलाइज होकर बन जाता है। ओके, तो यहाँ पर H2SO4 मिला देने का मतलब ही होता है कि जो बना हुआ NaOH था, जो ये बना हुआ है ना NaOH, इसको न्यूट्रल कर देना ताकि केवल बोरिक एसिड बचे। बाद में इसको क्रिस्टलाइज करके अलग कर देगा। प्रॉपर्टीज में देखें तो व्हाइट सॉफ्ट निडल लाइक क्रिस्टल्स होते हैं, हैविंग अ सोपी टच, मतलब चिकना सा होता है, निडल लाइक इसके क्रिस्टल्स होते हैं। एसिडिक नेचर में तो मोनोबेसिक लुईस एसिड नॉट अ ब्रोंस्टेट एसिड, ये खुद H प्लस प्रोवाइड नहीं कराता बच्चों, इसके OH से H नहीं निकलते, बल्कि ये वाटर में OH आयन का जो है लोन पेयर लेके OH को ऐड कर लेता है अपने आप से और वाटर के H प्लस को लिबरेट कर देता है, और इस तरह से ये एक मोनोबेसिक लुईस एसिड है। लुईस एसिड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये OH माइनस एक लोन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है और इस तरह से H लिबरेट कर रहा है। इसका जो एन फैक्टर होगा 1 होगा क्योंकि केवल एक H प्लस ही यहाँ पर लिबरेट करता है। तो बोरिक एसिड में एसिडिक नेचर इज ड्यू टू लिबरेशन ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम वाटर, नॉट अ लिबरेट फ्रॉम OH ऑफ बोरिक एसिड। और आगे करें तो बोरिक एसिड का अगर हीट इफेक्ट देखें, ठीक है, तो बोरिक एसिड का अलग अलग हीट इफेक्ट है बच्चों। अगर इसको 100 डिग्री में गर्म करें तो बनता है, ठीक है, मेटाबोरिक एसिड, ठीक है। ये जो है इसको बोलते हैं टेट्रा बोरिक एसिड और ये है बोरिक एनहाइड्राइड, ठीक है। रेड हॉट तक हीट करते हैं तो टोटल वाटर निकल जाएगा और बन जाता है बोरिक एनहाइड्राइड। एक 150 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करें तो टेट्रा बोरिक एसिड और 1 डिग्री इसमें 100 में तो मेटाबोरिक एसिड। ये है हीट इफेक्ट। स्ट्रक्चर की बात करें तो बोरिक मतलब बोरिक एसिड जो है बिल्कुल ग्रेफाइट लाइक स्ट्रक्चर रखता है। इसमें जो बोरिक एसिड की जो यूनिट्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, वो एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं और एक 2 डायमेंशनल शीट बनती है। मतलब एक बोरिक एसिड अपने आसपास कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, देखो, एक ऑक्सीजन, ये हो गया 3 तो ऑक्सीजन के थ्रू और 3 हाइड्रोजन के थ्रू। कुल मिला के ईच बोरिक एसिड फॉर्म 6, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड विद अदर बोरिक एसिड मॉलिक्यूल्स और एक सीट लेयर स्ट्रक्चर ऐसा बनता है। तो यूजेस की बात करें बोरिक एसिड की तो एंटीसेप्टिक की तरह होता है इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एनिमल्स, ठीक है, एनिमल्स के मैन्युफैक्चरिंग में, फूड प्रिजर्वेशन में और ग्लास इंडस्ट्री। बोरोसिल ग्लास बनाया जाता है जो बहुत ही हार्ड और हीट रेजिस्टेंट होता है, तो वो बोरिक एसिड से। और भी हैं बोरैक्स के अगर यूजेस देखें तो बोरैक्स बीड टेस्ट में भी बोरैक्स यूज होता है एज अ फ्लक्स मेटलर्जी में, इम्प्योरिटीज़ को हटाने में, वाटर सॉफ्टनिंग में, इसके अलावा स्टफरिंग ऑफ कैंडल्स, उनको सॉफ्ट बनाने। तो इस तरह से ये है कुल मिला के बोरैक्स और बोरिक एसिड के यूज। लास्ट मेंबर बचता है बच्चों और ये है बोरिक एनहाइड्राइड B2H6। तो प्रिपरेशन होती है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और BF3 के रिएक्शन से। तो जितना बोरोन है और यहाँ जितना हाइड्रोजन है वो तो बन गए डाइबोरेन, ठीक है। ये इसको बोलते हैं, एक नाम और है डाइबोरेन, समझिए बच्चों, इसी बस को हमें पढ़ना है। और जितना एल्यूमिनियम और लिथियम है वो क्लोराइड बन के हटेगा। ऐसे NaBH4 + I2, तो इस तरह से बनता है B2H6 + NaI + H। NaH और BF3 की रिएक्शन करा दें तो H और B मिलकर तो बनेगा बोरिक एसिड, ये बोरिक एनहाइड्राइड, सॉरी बोरोन हाइड्राइड मीन्स डाइबोरेन, और ये बन गया NaN। प्रॉपर्टीज में आए तो डाइबोरेन इज द कलरलेस गैस एंड बर्न्ट इनटू फ्लेम इन एयर एंड स्टेबल एट लो टेम्परेचर ऑन। ये गैस है कलरलेस, बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस भी होती है, ठीक है। इसके अलावा एयर में तेज़ी से जलती है और लो टेम्परेचर में ही स्टेबल। इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट रिएक्शन यही है बच्चों, अमोनिया के साथ B2H6 2NH3। लो टेम्परेचर में पहले B2H6 × 2NH3 बनता है, बाद में अगर हम ये देखें कि एक H और एक H, ठीक इसी तरह से एक H
एक H और एक H। एक H यहाँ से ब्रेक होकर इसके पास चला जाएगा तो ये इसमें चेंज हो जाएगा, और इसमें दो अमोनिया जुड़ जाएंगे तो ये इसमें जुड़ जाता है, और इस तरह से ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में आ जाता है। तो ये बनता है B2H6 × 2 अमोनिया। और अगर हाई टेम्परेचर में रख दें तब ये बनता है 2B2, ठीक है, इस तरह का कंपाउंड, इसको बोलते हैं बोराजाइन। मतलब कुल मिला के यहाँ पर 3 मोल्स लगेंगे। मतलब अगर हम इस रिएक्शन को देखें तो ये होगा, ठीक है, 3B2H6 प्लस नाइट्रोजन चाहिए 6 तो 6 अमोनिया, तब ये रिएक्शन होगी और बनता है बोरोजाइन। बोरोजाइन को इनऑर्गेनिक बेंजीन भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर आप देखोगे बेंजीन जैसा है, काफ़ी कुछ प्रॉपर्टी बेंजीन जैसी है, लेकिन ये बेंजीन से ज़्यादा रिएक्टिव है क्योंकि इसमें पोलर नेचर होता है। और हाई टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर 300 डिग्री से ऊपर है तो टोटल बोरॉन और नाइट्रोजन मिलकर बना लेते हैं Bn, और हाइड्रोजन टोटली लिबरेट होती है। इसको बोलते हैं बोरॉन नाइट्राइड, इसे इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट भी बोलते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल ग्रेफाइट स्ट्रक्चर होता है, ग्रेफाइट जैसा, ठीक है, और कार्बन नहीं है, इसलिए ग्रेफाइट जैसा स्ट्रक्चर उसका, ठीक है, उसकी लस्टर भी इसी जैसे, इसलिए इसको बोला गया है इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट, और इसको बोला गया है इनऑर्गेनिक। B3N3H6 has benzene-like structure and more reactive than benzene due to polar nature। तो यहाँ पर जो है इस तरह से इसमें पोलर नेचर होता है, और बेंजीन जैसा ही आप देख रहे हैं, अल्टरनेट डबल बॉन्ड दिख रहे हैं, बेंजीन जैसी रिंग दिख रही है, बेंजीन जैसे हर एक एटम में हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं, कॉन्जुगेशन होता है पूरा। तो इस तरह से इसीलिए इसको बोला गया है इनऑर्गेनिक बेंजीन। अगर हम, तो ये अमोनिया से अच्छी तरह से रिएक्शन याद रखनी है, और यही सबसे काम का क्वेश्चन है। फिर आता है कि अगर डाइबोरेन का हाइड्रोलिसिस कर दें तो ये बोरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, और हाइड्रोलिसिस से इस तरह हाइड्रोजन लिबरेट होती है। स्ट्रक्चर की बात करें तो बोरॉन में हर एक बोरॉन एटम की जो हाइब्रिड स्टेट है वो है sp3, और ये है, ठीक है, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो अगर आप बोरॉन की एक डिस्क्रीट sp3 हाइब्रिड स्टेट देखोगे तो बोरॉन के पास केवल 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं ऐसे, और एक खाली है, तो ये sp3 हाइब्रिड बोरॉन है, ठीक है। तो इस sp3 हाइब्रिड बोरॉन में 3 ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है, चौथी वेकेंट है। तो इसमें क्या होता है कि जब दो बोरॉन एटम यहाँ एक दूसरे के पास आते हैं तो दोनों के बीच में ये एक हाइड्रोजन आ गया, सपोज ये एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का हो गया, ठीक, यहाँ आ गया, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हाइड्रोजन का हो गया। तो इस तरह से एक एक इलेक्ट्रॉन, तो 3 में से आप देख रहे हैं कि जो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बोरॉन की बनी हुई है, इनमें से 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल तो हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड हो जाती हैं हर एक बोरॉन में, और यहाँ पर ये जो है 2 इलेक्ट्रॉन 2 सेंटर बॉन्ड बन जाता है। समझ गए ना कि 2 इलेक्ट्रॉन और 2 न्यूक्लियस ही जुड़े हुए हैं, 2 सेंटर बॉन्ड। लेकिन यहाँ पर देखो आप, ये कहलाएगा 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर बॉन्ड। क्यों बोला गया है? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन के थ्रू आप देख रहे हैं कि 3 सेंटर जुड़े हैं, 2 बोरॉन और 2, ठीक है, एक हाइड्रोजन, और ये पूरा मिक्स होके इस तरह से जब ये मिक्स हो जाता है तो आप देखोगे कि इसका स्ट्रक्चर एक बनाना शेप दिखने लगेगा, इसीलिए इसको बनाना बॉन्ड भी बोला गया है। इस तरह से एक बनाना बॉन्ड बन जाता है, और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन से 3 न्यूक्लियस जुड़े से इसको बोलेंगे 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर बॉन्ड, बनाना बॉन्ड, ब्रिज बॉन्ड। तो कुल मिला के अगर हम डाइबोरेन की बात करें तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द सेम प्लेन, और वो होंगी 6। कौन कौन से? देखो 1 2 3 4 5 और 6। ऐसा इसलिए है बच्चों क्योंकि अगर आप देखोगे तो इसमें जो ये जो वाले हाइड्रोजन है ये प्लेन में है पीछे की तरफ, ये वाले जो हाइड्रोजन है वो प्लेन में सामने की तरफ है, इस तरह से ये पीछे की तरफ हो गया। समझ गए ना? मैं इसको अच्छे से बना देता हूँ इस तरह से। तो यहाँ पर इस तरह से ये हाइड्रोजन प्लेन में पीछे की तरफ है, ये हाइड्रोजन सामने प्लेन में है, और इस तरह से ये जो हाइड्रोजन है ये वाला और ये वाला प्लेन के ऊपर है और नीचे। नंबर ऑफ एटम्स मतलब 6 कौन कौन से हो गए? देखो इसमें
2 बोरॉन और प्लस 4 हाइड्रोजन। ठीक है, अब टर्मिनल हाइड्रोजन 4 है क्योंकि ये है टर्मिनल, यानी को रेड ये वाले, एक ये, और नंबर ऑफ ब्रिज हाइड्रोजन तो वो 2 है जो दोनों बोरॉन के बीच में है। ये एंगल 120 डिग्री का है, ये 97 का, और एक बोरॉन से दूसरे बोरॉन की डिस्टेंस है 176 पिकोमीटर। ये कहलाता है इसका ब्रिज स्ट्रक्चर। एक है 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर बॉन्ड स्ट्रक्चर या फिर बनाना बॉन्ड से रिलेटेड। बात क्लियर है यहाँ तक? हर एक बोरॉन एटम sp3 हाइब्रिड स्टेट में है। अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट यूज देखें तो बोरॉन का कहाँ यूज होता है, तो बोरॉन फाइबर्स बनाने में, ठीक है, इन बॉडी आर्मर, मिसाइल्स, एयरक्राफ्ट में यूज होता है, बहुत ही मजबूत होते हैं ये। बोरॉन 10 आइसोटोप का यूज होता है न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करने में। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बोरिक एसिड एंड बोरेक्स बनाने में यूज होता है। एल्यूमिनियम का यूज देखें, Al2 यूज एज अ क्रोमेटोग्राफी, ठीक है, एज एडसॉर्बेंट की तरह यूज होता है। ठीक है, मिक्सिंग बॉक्साइट ब्रिक्स यूज टू लाइनिंग फर्नेस, लाइन जो है, जो ब्लास्ट फर्नेस होती है उसके इंटरनल साइड जो है लाइनिंग की जाती है और उसमें इन्हीं के ब्रिक्स एल्यूमिनियम ऑक्साइड के मिलाए जाते हैं। इसके अलावा AlCl3 मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डाइज, ड्रग्स, परफ्यूम्स में। इसके अलावा फीडर क्रॉप रिएक्शन में आप देखोगे AlCl3 एनहाइड्रस यूज होता है ना, एलम बनाने में होता है, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर में, लेदर टैनिंग, एंटीसेप्टिक, मॉर्डेंट। तो इस तरह से ये कुल मिला के एल्यूमिनियम के यूजेस हो गए। तो ये है पूरा एक बोरॉन ग्रुप बच्चों जो मैंने आपको बताया, और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये है, ठीक है, डाइबोरेन की प्रॉपर्टी, वो भी अमोनिया के साथ। बोरेक्स में बोरेक्स बीड टेस्ट अच्छे से याद रखना है, ठीक है, और इनऑर्गेनिक बेंजीन, इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट, बोरिक एसिड, ठीक है, उसका जो स्ट्रक्चर है। इसके अलावा बोरिक एसिड का एसिडिक नेचर, उसका एन फैक्टर, इक्विवेलेंट मास, इसका एक इक्विवेलेंट मास पूछ लिया जाता है, तो इक्विवेलेंट मास इक्वल टू मोलर मास बाय 1 होगा, क्योंकि मोलर मास अपॉन एन फैक्टर करते हैं, तो इस तरह से जो मोलर मास है वही इक्विवेलेंट मास होगा। ओके, तो ये था कुल मिला के बोरॉन ग्रुप। और बोरॉन ग्रुप की जो भी आपने फिजिकल पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ी, हाँ एक सबसे इम्पोर्टेंट तो ये भी है इसमें, बोरॉन के हैलाइड की एसिडिटी का ऑर्डर याद रखना है। ओके, तो ये है कुल मिला के बोरॉन ग्रुप, ठीक है। बाकी नेक्स्ट हम कार्बन ग्रुप को डिस्कस करेंगे।